भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और भारत में जब भी चुनाव होता है तो सबसे अहम मुद्दा होता है भ्रष्टाचार। 2014 के चुनाव में जिसके बाद बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई, उस चुनाव में भी भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था। देश के काबिल प्रधानमंत्री ने यह बयान भी दिया था कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे, सारा काला धन जो विदेश के बैंकों में जमा है एक एक करके वापस आएगा और उसमें से कुछ बहुत 10-15% आपको यूं ही दे दिया जाएगा, जिससे 10 लाख 15 लाख तो आपके खाते में यूं ही आ जाएंगे। ये सारी बातें 2014 के चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे। बीजेपी सत्ता में आई और 10 साल भी भ्रष्टाचार पर ही बात हुई और कुल मिलाकर के एक ऐसा माहौल बना दिया गया जिसमें मीडिया के साथ मिलकर यह साबित किया गया कि विपक्ष की तमाम पार्टियां और उनके सभी नेता भ्रष्टाचारी हैं और भारतीय जनता पार्टी इस देश की एकमात्र ईमानदार और शरीफ पार्टी है। ये साबित करने की कोशिश की गई और सभी भ्रष्टाचारी नेताओं के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी खुद हमलावर होते गए। लेकिन धीरे धीरे दौर बदला। वो तमाम लोग जिन्हें कल तक भ्रष्टाचारी कहा जाता था, प्रधानमंत्री मोदी ने उन सबको अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो तमाम भ्रष्टाचारी अब सज्जन हो गए। उन सब पर लगने वाले आरोप भी खत्म हो गए और मीडिया में उनको लेकर के बात बंद हो गई। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है और मोदी की वो 10 भ्रष्टाचारी दोस्त कौन हैं जिनको मोदी ने भ्रष्टाचारी होने के बाद भी अपनी पार्टी में जगह दी। ये वही लोग हैं जिनके नाम पर पहले प्रधानमंत्री ने खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में जब ये भाजपा में शामिल हुए तो मोदी की जबान से सच नहीं निकल पाया। क्या ये वही 10 लोग हैं जिनसे प्रधानमंत्री डरते हैं या फिर ये वही 10 लोग हैं जो पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करने का काम करते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको दावे के साथ उन 10 लोगों के नाम बताऊंगा जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप तो लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्हें शराफत का चोला पहनाकर ही दिखाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया हुआ है। ईडी और सीबीआई विपक्षी दलों के नेताओं को भ्रष्टाचार के मामले में चुन चुनकर टारगेट कर रही है, लेकिन जैसे ये नेता बीजेपी में शामिल होते हैं तो ईडी और सीबीआई द्वारा इन नेताओं से भ्रष्टाचार के आरोप हटा लिए जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसका खुलासा किया है इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 के बाद कथित भ्रष्टाचार के लिए विपक्ष के 25 नेता जो केंद्रीय एजेंसियों की कार्यवाही का सामना कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो मोदी परिवार यानी बीजेपी में शामिल हुए, इनमें से 23 के खिलाफ जांच या तो बंद हो गई या फिर ठंडे बस्ते में चली गई। चलिए इस वीडियो में मोदी के उन दोस्तों के बारे में जानते हैं जिन पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद ईडी और सीबीआई ने उन पर कार्यवाही रोक दी। पहला नाम है प्रफुल्ल पटेल का। पिछले साल ही एनडीए का हिस्सा बने महाराष्ट्र के चर्चित नेता प्रफुल्ल पटेल का लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले सीबीआई ने केस बंद कर दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच चल रही थी। अब केंद्रीय एजेंसी ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। कितना हास्यास्पद है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार यूपीए में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे पटेल और एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों पर एयर इंडिया के विमान पट्टे पर लेने से जुड़े 840 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2017 में सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। इसके बाद साल 2023 में प्रफुल्ल पटेल बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए। इसके लगभग 8 महीने बाद इसी साल 28 मार्च को न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ किसी भी गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला है। मिलता भी कैसे, वो भाजपा में आ चुके थे। इसलिए सीबीआई ने इस मामले को क्लोज कर दिया और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। दूसरा नाम है बड़े व्यापारी और कारोबारी नवीन जिंदल। नवीन जिंदल पर साल 2012 में खनन आवंटन में अपनी कंपनियों को अनुचित तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप लगा। इसके बाद उनके खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में अनियमितताओं से जुड़े 3 मामले दर्ज हुए। एक मामला झारखंड के अमरकंडा मुर्गा दांगल कोयला ब्लॉक में हुआ। अनियमितताओं से संबंधित है ये सारे मामले, जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी। दूसरे मामले में ईडी कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। तीसरा मामला मध्य प्रदेश के
उर्तन नॉर्थ कोयल ब्लॉक का आवंटन का है, जिसमें अनियमितताओं की जांच सीबीआई कर रही है। ये 3 मामले हैं और तीनों गंभीर मामले हैं। नवीन जिंदल 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा के सदस्य रहे। 2014 में ये कांग्रेस की तरफ से कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर चुनाव हार गए। इसके बाद अगले चुनाव 2019 में कांग्रेस पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया और इनके खिलाफ लगातार सेंट्रल एजेंसियों की कार्यवाही चलती रही। अब यहाँ बात समझने वाली है कि कार्यवाही के चलते कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दिया। इसके चलते इन्होंने इसी साल 24 मार्च को बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब इनकी जांच भी ठंडे बस्ते में चली गई है और ये एक नेता के तौर पर भाजपा में अपनी छवि को मजबूत भी बनाए हुए। तीसरे व्यक्ति हैं अजीत पवार, जिनका नाम प्रधानमंत्री स्वयं लेते। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार फिलहाल बीजेपी के समर्थन से बनी एकनाथ शिंदे सरकार में देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री बनने के 2 दिन बाद ही 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले से जुड़े 9 मामलों की फाइलें बंद कर दी गई, क्योंकि 70,000 करोड़ रुपए तो छोटा पैसा है, जनता को लूटा जा सकता है, जिसमें अजीत पवार मुख्य आरोपी थे। यह सिंचाई घोटाला विदर्भ क्षेत्र में हुआ था और महाराष्ट्र का एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच कर रहा था। यह मामला उस वक्त का है जब राज्य में कांग्रेस और रकांपा यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार थी। 1999 और 2014 के बीच अजीत पवार इस सरकार में अलग अलग मौकों पर सिंचाई मंत्री थे। आर्थिक सर्वेक्षण में यह सामने आया कि 1 दशक में सिंचाई की अलग अलग परियोजनाओं पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी राज्य में सिंचाई क्षेत्र का विस्तार महज 0.1% हुआ है। परियोजनाओं के ठेके नियमों के तहत नहीं दिए गए और कुछ चुनिंदा लोगों को ही लाभ दिया गया। इसके बाद इस मामले में 3,000 टेंडरों की जांच शुरू हुई। सिंचाई विभाग ने एक पूर्व इंजीनियर ने चिट्ठी लिखी और आरोप लगाए कि नेताओं के दबाव में कई ऐसे डैम बनाए गए जिनकी जरूरत थी ही नहीं। इंजीनियर ने यह भी लिखा था कि कई डैम कमजोर बनाए गए। 2014 में महाराष्ट्र में सत्ता में आने से पहले चुनाव प्रचार के समय भाजपा ने सिंचाई घोटाले को जबरदस्त मुद्दा बनाया, लेकिन पिछले साल अजीत पवार को बीजेपी में जगह मिल गई। समर्थन देने के बाद इस केस को बंद कर दिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी परमवीर सिंह ने कहा कि जो केस बंद किए गए हैं उनमें से एक में भी अजीत पवार का नाम नहीं था। ये सभी रूटीन मामले थे और इनमें कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है, यानी वो करोड़ों हजारों रुपए अब कभी पता नहीं चलेगा कि किसके पेट में चला गया। चौथा नाम अशोक चौहान। महाराष्ट्र सरकार ने 1999 में कारगिल युद्ध में मारे गए सैनिकों और रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए बिल्डिंग बनाने का फैसला किया था, जिसे कोलाबा में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी नाम से बनाया गया। इसके बनने के बाद आरटीआई में खुलासा हुआ कि नियमों को ताक पर रखकर इसके फ्लैट अफसरों नेताओं को बेहद कम कीमत पे दिए गए। इस घोटाले का पर्दाफाश 2010 में हुआ था। 21 दिसंबर 2010 में मुंबई हाई कोर्ट ने इनको धोखेबाजी का मामला बताया और इसके बाद यह भी सामने आया कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए पर्यावरण के नियमों को भी ताक पर रखा गया था। इसके बाद इसको गिराने के आदेश दिए गए। 2011 में इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए और महाराष्ट्र सरकार ने जस्टिस जे.ए. पाटिल की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया। इसमें 182 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई और साल 2013 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई। जांच में सामने आया है कि करीब 25 फ्लैट गैर कानूनी तौर पर आवंटित किए गए। इनमें से 22 फ्लैट फर्जी नाम से खरीदे गए। इस आयोग की रिपोर्ट में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम भी सामने आए, जिसमें अशोक चौहान, विलासराव देशमुख, सुनील कुमार शिंदे और शिवाजीराव निलंगेकर। इसमें महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चौहान को इस्तीफा देना पड़ गया। अब इसी साल फरवरी महीने में अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद इन पर सारी कानूनी कार्यवाही रोक दी गई। मानो बीजेपी ना हो, एक ऐसी शील्ड है जिसके पीछे खड़े होकर आप आराम से भ्रष्टाचार करके बच सकते हैं। इस समय ये असम के मुख्यमंत्री हैं। मैं अब 5वां नाम ले रहा हूं, हेमंता बिस्वा शर्मा। असम या कहें कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। पहले कांग्रेस में थे और तरुण गोगोई सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन साल 2011 के चुनाव के बाद हेमंता और गोगोई के बीच रिश्ते खराब होने लगे। इतने खराब हो गए कि जुलाई 2014 में हेमंता ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान ही उनका नाम शारदा चिटफंड घोटाले में आया। अगस्त 2014 में एक दिन अचानक हेमंता के गुवाहाटी स्थित घर पर सीबीआई ने रेड मारी। सीबीआई की एक टीम गुवाहाटी के एक मीडिया हाउस के दफ्तर में भी गई। इस संस्थान के प्रमुख शर्मा की पत्नी रिनिका भुयाना शर्मा है।
इस घटनाक्रम के बाद 2014 के ही नवंबर महीने में हेमंता से सीबीआई ने कोलकाता में पूछताछ की और ये पूछताछ कई घंटे तक चली। उस समय कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि शर्मा को शारदा कंपनी के मालिक और घोटाले के मुख्य आरोपी सुदीप्ति सेन ने रिश्वत ली थी। आरोप लगा कि उन्होंने सेन को बिजनेस में सरकार का सपोर्ट देने के लिए उनसे हर महीने 20 लाख रुपए लिए थे। मामला आगे बढ़ा, हाईकोर्ट पहुंचा। जनवरी 2015 में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने चिटफंड केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। हेमंता इसके कुछ महीने बाद ही बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें कभी सीबीआई ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि अब तो मामला घर का है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से हैं तो आपको घोटाला करने का अधिकार मिलता है। छठा नाम है मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी। साल 2014 में हुआ नारदा स्टिंग ऑपरेशन आपको याद होगा। यह पत्रकार सैमुअल मैथ्यू ने किया था। वो एक बिजनेसमैन बनकर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कई मंत्रियों के पास गए थे। उन्होंने मंत्रियों को रिश्वत की पेशकश की और मंत्रियों ने फट से ले ली। स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर तृणमूल के नेता शुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय भी बिजनेसमैन को अनौपचारिक लाभ देने के बाद कैश लेते दिखे। सबूत है, पैसा लेते दिखे थे। इसके बाद ईडी ने शुवेंदु अधिकारी सहित तृणमूल सरकार के कई मंत्रियों से पूछताछ की। सीबीआई ने मुकुल रॉय से भी पूछताछ की। 2017 में इस मामले में मुकुल रॉय के पास ईडी का एक नोटिस आया। इसके कुछ रोज बाद ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले शुवेंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो गए। नारदा स्टिंग मामले में ईडी ने सितंबर 2021 में एक चार्जशीट दाखिल की। इसमें आश्चर्यजनक बात यह थी कि इसमें टीएमसी के 2 मंत्रियों सहित 3 बड़े नेताओं का नाम था, लेकिन शुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय का नाम नहीं था। होता भी कैसे, अब वो भाजपा में आ चुके हैं। इसके बाद मुकुल रॉय ने टीएमसी में शामिल होने का नाटक किया, लेकिन शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में ही बने रहे, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी का शारदा चिटफंड मामले में भी नाम आया था। इसकी जांच भी ईडी और सीबीआई द्वारा की जा रही है। शारदा चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार शारदा कंपनी के मुखिया सुदीप्ति सेन ने दिसंबर 2020 में सीबीआई को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने पैसे लेने वाले कई नेताओं के नाम का जिक्र किया था। इस पत्र में कहा गया कि शुवेंदु अधिकारी उससे 6 करोड़ रुपए ले चुके हैं। इसके बावजूद उनसे ना तो ईडी ने बात की और ना सीबीआई ने पूछताछ की। बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही ईडी ने यह केस ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब सोचिए, अगर पूरे देश के सभी नेता भाजपा ज्वाइन कर लें तो ईडी और सीबीआई का काम खत्म हो जाएगा। फिर हम उन्हें मुफ्त की तनख्वाह दे सकते हैं। 8वां नाम है नारायण राणे। नारायण राणे महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री। बीजेपी से पहले वो शिवसेना और कांग्रेस में रहे। 1999 में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार में कुछ समय के लिए राज्य के मुख्यमंत्री का पद भी संभाला। साल 2016 में बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने नारायण राणे पर कई गंभीर आरोप लगाए। एक आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप था। सोमैया ने ईडी के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने नारायण राणे और उनके परिवार के बिजनेस की जांच करने की मांग की थी। राणे पर 300 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। राणे अक्टूबर 2017 में कांग्रेस से अलग हुए और 2018 में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में उन्हें पहले राज्यसभा सांसद बनाया और फिर मंत्री। इसके बाद नारायण राणे पर लगे सभी आरोपों की कोई जांच नहीं हुई। 9वां नाम है छगन भुजबल। महाराष्ट्र सदन घोटाला। मुंबई के अंधेरी में आरटीओ भूमि पर झुग्गी पुनर्निर्वास अनुमति देते हुए राज्य सरकार ने दिल्ली में महाराष्ट्र सदन भवन के पुनर्निर्माण के साथ साथ मुंबई के मालाबार हिल में एक विश्राम गृह के निर्माण के लिए संबंधित कंपनी के साथ एक समझौता किया। इस कार्य के लिए कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं की गई। समय के साथ संबंधित कंपनी ने एक अन्य विकास कंपनी के साथ समझौता किया और विकास अधिकार बेच दिए। पहले डेवलपर को 80% लाभ मिला, जबकि ठेकेदार प्रतिष्ठान को राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार 20% लाभ कमाने की उम्मीद थी। यानी जितने में बनना था उतना भाई साहब मुनाफा कमा ले गए। इसमें प्रतिष्ठान को 190 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। एंटी करप्शन टीम का आरोप है कि प्रतिष्ठान की ओर से भुजबल परिवार को 13.50 करोड़ रुपए मिले। वर्ष 2005 में यह आरोप लगा कि बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के डेवलपर की नियुक्ति कर दी गई थी। इसके बाद ईडी ने भी इस मामले में पीएमएलए के तहत कार्यवाही की। एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने बॉम्बे सेशन कोर्ट में आईपीसी धारा 409 लोक सेवक होने के बावजूद सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और धारा 471A फर्जी दस्तावेजों का उत्पादन के तहत आरोप दायर किए। लेकिन पिछले साल बीजेपी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।
होती भी कैसे, भाजपा की वॉशिंग मशीन उनके साथ थी। 10वां नाम जनार्दन रेड्डी। 35,000 करोड़ का घोटाला। इंडियन एक्सप्रेस के जॉनसन टी.ए. की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेड्डी की पहचान शेड्यूल कास्ट के एक नेता और खनन क्षेत्र के एक दिग्गज के रूप में थी। 2004 से 2013 तक उत्तरी कर्नाटक के वेल्लारी, रायचूर और कोप्पल जिलों में भाजपा की सफलता में रेड्डी का एक प्रमुख कारण माना जाता है। लेकिन फिर एक खनन घोटाले में उनके लिए मुश्किलें बढ़ा दी। 2008 से 2013 के दौरान दक्षिणी भारत के किसी राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार रही। जनार्दन रेड्डी के भाई सोमेश्वर रेड्डी तब विधायक थे और जनार्दन के एक दूसरे भाई जी करुणाकर रेड्डी सांसद थे। इन तीनों पर आरोप लगे कि इन्होंने जंगलों के साथ प्राइवेट और सरकारी कंपनियों की लौह अयस्क खदानों को अवैध रूप से लोहा अयस्क हड़पने का मौका दिया। कर्नाटक लोकायुक्त ने 2010-2011 में इस मामले की जांच की। जांच में आरोप लगा कि इन्होंने 2006 से 2011 के बीच राज्य से 12,228 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के लौह अयस्क को अवैध रूप से बेच दिया। सितंबर 2011 में सीबीआई ने जनार्दन रेड्डी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। रेड्डी को लगभग 1 साल तक जेल में रहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के वल्लारी क्षेत्र में रेड्डी के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। फिर 2022 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और आधिकारिक रूप से बीजेपी से अलग हो गए। इसके बाद इसी साल बीजेपी में फिर शामिल हो गए और इनके केस ठंडे बस्ते में चले गए। ये सारे वही नेता हैं जिन्हें बीजेपी पहले भ्रष्टाचारी कहा करती थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी में आए ये पाक साफ हो गए। इनमें से कुछ नेताओं को तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री तक बना दिया। हालांकि बीजेपी के साथ साथ सवाल ईडी और सीबीआई की स्वतंत्रता पर भी खड़ा होता है कि क्या ये केंद्रीय एजेंसियां सही ढंग से काम कर रही हैं। ये मात्र संयोग तो नहीं कहा जा सकता कि 25 भ्रष्टाचारी नेता जो बीजेपी में शामिल होते हैं उनमें से 23 पर अचानक कार्यवाही रुक जाती है। क्या ईडी सीबीआई की हैसियत है कि वो सत्ता पक्ष के किसी नेता पर कार्यवाही करके उसको गिरफ्तार करे, जबकि विपक्षी पार्टियों के सीएम तक को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या ईडी और सीबीआई की कार्यवाही पर इस देश के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का भरोसा बचा है? क्या ये सरकारी टूल बन गई हैं या फिर ये नैतिक सिद्धांतों के साथ काम कर रही हैं? क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा केवल चुनावी है? असलियत में भ्रष्टाचारी ही देश में सांसद और विधायक बनते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देकर जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए मॉलिटिक्स को, ताकि तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।